जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकोनॉमी पूरा कंप्लीट करेंगे, अर्थव्यवस्था को पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये घटना चक्र की बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये। इसमें इकोनॉमी से संबंधित पूरा आपका लेटेस्ट डाटा देखने को मिलेगा, नवीनतम आंकड़े इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के अलावा यूपी पुलिस की जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, कंप्लीट करेंगे इस एक वीडियो में हम लोग पूरा। और यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, लेटेस्ट डाटा वगैरह पूछ लिया जाता है इकोनॉमी से संबंधित। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए वीडियो, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। हमने उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित कई सारी चीज़ों को, कई सारे टॉपिक को कंप्लीट कराया है। घटना चक्र टो सीरीज जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी पूरा कंप्लीट करा दिए। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें है उत्पादन के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो तीन तरह की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग की है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन जो है, ये पुस्तक पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई, तो एडम स्मिथ के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक की थी। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब होता है? 1776 में यह पुस्तक जो है लिखी गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किनको जाता है? जॉन मेनार्ड केन्स को जाता है, जेएम केन्स को जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के तहत जो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसके तहत कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र तथा खनन एवं उत्खनन शामिल होते हैं। कृषि हो गया और पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। देखिए, तीन तरह के सेक्टर होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण एवं निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र वगैरह ये सबको शामिल किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। और तृतीयक क्षेत्र में यानी कि टर्सरी सेक्टर में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को, डाक सेवा हो गई, ये सब सेवाओं, सेवा सेक्टर है, ये सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है तृतीयक क्षेत्र में। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं हम लोग, याद रखिएगा यहाँ पर सर्विस सेक्टर के नाम से। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं उनको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। जो कि हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक जो उपयुक्त माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है। राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 सेकेंड एई का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट, यानी कि अग्रिम अनुमान इसको बोला जाता है एई को, ठीक है, में स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति जो निवल राष्ट्रीय आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है क्रमशः 1,14,705 रुपये तथा 2,05,579 रुपीज़ है, ठीक है। दोस्तों, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन जो है 1867 से 68 ईस्वी के दौरान में किया था। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 के फर्स्ट आरई में सकल घरेलू बचत ये जीडीपी का कितना 30.2% रहा, जिसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 18.4%। निजी क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 11.2% रहा। और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान रहा 0.6% था। 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2024-25 में सेकेंड जो अग्रिम अनुमान में कुल जीवीए में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना था? देखिए, कृषि क्षेत्र का योगदान था 19.85% था, और कृषि और समृद्ध क्षेत्र का योगदान 19.85% था। उद्योग का योगदान 25.17% था और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? 54.98% था। ये सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। जनसांख्यिकी संक्रमण को की 3 चरणीय प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है वो देखिए। पहले चरण में जन्म दर हाई होने के साथ उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी क्या होती है? उच्च बनी रहती है। जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है।
और दूसरे चरण में क्या होता है, जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है, ठीक है। और तीसरी अवस्था में क्या होता है कि निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2022-23 में बिहार में जो है 53,478 रुपये राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी, जो कि बिहार में थी। कितना थी? 53,478 रुपये। जबकि सिक्किम में कितनी थी? 5,20,466 रुपये थी। राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी सिक्किम में, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों पर, ये याद रखिएगा आंकड़ा। अब देख लीजिए कृषि क्रांति और उत्पादन क्षेत्र देख लीजिए। हरित क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और देखिए हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? वैश्विक स्तर पर नॉर्मन इब्रोलॉग को, और भारतीय स्तर पर देखा जाए तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, मछली पालन से, मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा और या मुर्गी पालन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। कृष्ण क्रांति याद रखिएगा। वर्ष 2022 के संदर्भ में गोवा राज्य में मानव विकास सूचकांक जो है सबसे ज़्यादा था, सर्वाधिक था वर्ष 2022 में, ठीक है। गोवा में मानव विकास सूचकांक जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सामाजिक असमानता शामिल नहीं होती है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन दे देगा किसको किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो सामाजिक असमानता रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा, नहीं में, ठीक है। मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। मानव निर्धनता सूचकांक को 1997 की रिपोर्ट में। सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, कौन सा? सर्विस सेक्टर, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीयक क्षेत्र का क्या होता है? अंश बढ़ता है। देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी हम लोग की ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा? GDP में सर्विस सेक्टर का क्या होगा? जब योगदान बढ़ रहा हो तो समझिए हम लोग की आपका इकोनॉमी जो है आपका डेवलप कर रही है, ठीक है। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन जो है आपका सबसे पहला प्रकाशन जो है मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन जो सबसे पहले कहाँ? मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। HDI का प्रतिपादन, ठीक है। भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा जो है निरंतर कम हो रहा है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। विकसित नहीं, विकासशील है, ठीक है। लगातार मतलब विकास कर रहा है, विकासशील उसको बोलते हैं। एक विकसित होती है, एक पिछड़ी दुनिया के देश होते हैं, जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, और विकसित कंट्रीज़ जैसे कि आपका जापान हो गया, US हो गया, ये सब हो गया विकसित कंट्रीज़। और हम लोग का भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात क्या हो जाता है? वहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उद्योग अब देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। भारत का सबसे बड़ा जो है वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ? मुंबई में है। इसे कपास का विराट नगर भी कहते हैं। किसको? मुंबई को कहा जाता है कपास का विराट नगर, ठीक है। अब वस्तुएं और निर्माण स्थल देख लीजिए। पर्ल फिशिंग जो है ये तूतीकोरिन, यहाँ तूतीकोरिन में निर्माण होता है। ऑटोमोबाइल्स का निर्माण पुणे में होता है। पोत निर्माण कहाँ होता है? मुगाओ में होता है। इंजीनियरिंग का सामान का निर्माण जो होता है पिंजौर में होता है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि USSR जो कि अब रूस हो गया उसके सहयोग से स्थापित किया गया था। किसको? भिलाई जो आपका इस्पात संयंत्र है उसको, ठीक है। पूछा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी भिलाई इस्पात संयंत्र की किसके सहयोग से? सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है वो ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जो स्टील प्लांट है जो कि उड़ीसा में है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। ये भारतीय हीरा संस्थान यानी कि IDI जो है सूरत में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? सूरत में स्थापित है भारतीय हीरा संस्थान। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी BSNL की स्थापना, ठीक है।
अब वस्तुएं देख लीजिए, प्रसिद्ध स्थान देख लीजिए। उर्वरक उत्पादन के लिए आंवला, बरेली का आंवला फेमस है उर्वरक उत्पादन के लिए। रबर के लिए मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में वो फेमस है। पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी फेमस है। विस्फोटक कारखाना के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश का, ये सब फेमस जगह है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रिम्बको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कहाँ? सूरत के निकट हजीरा में स्थित है ये। भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया था भारत ने, ठीक है। कांडला में, कहाँ? कांडला में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। श्रम गहन उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व जो है पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राचीन उद्योग है ये कपड़ा उद्योग, होने के साथ ही सबसे बड़ा जो है संगठित एवं व्यापक उद्योग है ये कपड़ा उद्योग जो है। कपड़ा उद्योग देश में रोजगार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। दोस्तों जूट के लिए क्या? पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ फेमस है, ठीक है, जूट के लिए। और रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए आपका कर्नाटक राज्य का बंगलुरु, याद रखिएगा। ऊनी वस्त्र जो मिल लगभग 40% कहाँ? पंजाब में है। और पंजाब में जो अधिकांश वस्त्र मिलें कहाँ पर है? अमृतसर में है, गुरुदासपुर में और लुधियाना में है, ये सब, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला जो है कालीन उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है, यूपी का जो भदोही है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह कुटीर उद्योग ही था। अखबारी कागज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नेपा लिमिटेड नेपा नगर में किया जाता है। नेपा नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। देवास जो है करेंसी नोट की छपाई के लिए फेमस है आपका देवास। देवास कहाँ है आपका? देवास भी मध्य प्रदेश में, देवास। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है आपका वायुयानों के उपकरणों का ये उत्पादन करती है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संकुल नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को जो है वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। अक्टूबर 2024 में 14वें महारत्न कंपनी का दर्जा जो है किसको मिला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। 14वां महारत्न कंपनी बन गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अक्टूबर 2024 में हाल फिलहाल इसको दर्जा दिया गया है महारत्न कंपनी का। अब भारत की 14 महारत्न कंपनियां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए इसमें पहला आता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL हो गया। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल हो गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFCL। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, RECL। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL हो गया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, जो अभी हाल फिलहाल ही 2024 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ये 14वीं कंपनी बन गई है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा पाने वाली, याद रखिएगा। 14 महारत्न कंपनियां टोटल अभी वर्तमान में। हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए। BIFR का विस्तारित फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है BIFR का। इसकी स्थापना जो है केंद्र सरकार ने 1987 में की थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग कौन है? हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। सबसे ज़्यादा पश्चिम क्षेत्र जो है आपका औद्योगिक दृष्टि से जो सर्वाधिक विकसित है उत्तर प्रदेश का। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर। भारत जो है दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। किसमें? सीमेंट के उत्पादन में, याद रखिएगा। कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में होता है। सहकारी इकाइयों की दशा में सूती वस्त्र क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है। स्थान और उत्पादन देख लेते हैं। कटनी में सीमेंट का उत्पादन होता है। सूरत में सूती वस्त्र के लिए फेमस है। चुर्क जो है सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। चुर्क डाला जो सोनभद्र में पड़ता है। ध्रुव रिएक्टर ये कलपक्कम इसके लिए फेमस है, ध्रुव रिएक्टर के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार जो है 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास जो है ITDC का कार्य है। ये गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। जो आपका अपनी इच्छा के अनुसार जो रिटायर होते हैं वो गोल्डन हैंडशेक योजना नाम है उसका, ठीक है। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर ही आधारित है, यहाँ पर नेचुरल गैस का कारखाना है। आधुनिक सभ्यता
के लिए सबसे मूलभूत जो है लौह इस्पात को माना जाता है। नवरत्न का विचार जो है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। नवरत्न का विचार मार्च 2025 तक देश में कुल 26 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और महारत्न कितनी है? 14 हैं, और नवरत्न कितनी है? 26 है। मार्च 2025 में IRCTC लिमिटेड तथा IRFC लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में लेटेस्ट आंकड़ा, याद रखिएगा दोनों कंपनी का नाम, ठीक है। नवरत्न में शामिल किया गया है इन दोनों कंपनी को। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वर्ष 1991-92 से आरंभ हुआ। लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करता है। लघु और कुटीर उद्योग तो देखा जाए तो स्थान और औद्योगिक केंद्र देख लीजिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो कि पोत निर्माण के लिए फेमस है। मुरी जो झारखंड में, यहाँ पर एल्युमिनियम पाया जाता है। गुड़गांव अब गुरुग्राम हरियाणा में, ये मोटर गाड़ियों के लिए। पनकी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये उर्वरक कारखाना है यहाँ पर। और कोयम्बटूर जो है आपका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। राउरकेला लौह इस्पात के लिए। कपूरथला रेल डब्बा के लिए। बरौनी जो है तेल शोधन केंद्र है ये। और सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ कोयले का उत्पादन होता है। कजरहट जो कि चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है कजरहट में। कोयली जो कि बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है, यहाँ तेल शोधन कारखाना है। आणंद जो कि गुजरात में, यहाँ दूध के लिए फेमस है ये। ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है 22%, ब्याज अदायगी जो है 20% तथा केंद्रीय क्षेत्र की हिस्सा जो है 22% है। इसमें रक्षा तथा प्रमुख आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। देखिए RBI द्वारा मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है? RBI करता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। वित्त आयोग जो है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। आर्थिक समीक्षा बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है, ठीक है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव जो है सबसे पहले सर्वप्रथम काल्डर ने दिया था। काल्डर ने, ठीक है। पैन कार्ड जो है आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है, जिस पर व्यक्ति का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी, पैन नंबर आपका उसमें मेंशन किया हुआ होता है। पैन कार्ड पते को प्रमाणित नहीं करता है, ठीक है। ये एड्रेस प्रूफ नहीं है पैन कार्ड जो है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपका NK सिंह थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। 15वें के कौन थे? आपका NK सिंह थे। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। उससे क्या मिलता है? प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। और बजट घाटा निकालने के लिए क्या है? कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटा देते हैं। राजस्व घाटा निकालने के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को घटा देते हैं। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा जो है सबसे बड़ा होता है। फिजिकल जो डिफिसिट होता है, घाटा जो होता है, ठीक है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु उसका संग्रह और विनियोजन वह जो है आपका कौन? राज्य करता है। स्टाम्प शुल्क का सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए गए एवं उद्गहित किए जाते हैं। ये सीमा शुल्क और निगम कर जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा लगाए और कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत पर कर जो है राज्य सरकार का अधिकार होता है। इस सब में आयकर, संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं आयकर, संपत्ति कर और संपदा शुल्क जो होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें जो है आपका करापात यानी कि इंसिडेंस और कराघात यानी कि इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इसमें बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगता है, कराघात होता है, परंतु वह क्रेता को अदा करना होता है तो करापात हो जाता है, यानी कि इम्पैक्ट पड़ जाता है वहाँ पर, ठीक है। देखिए बिक्री कर का प्रभाव किस पर पड़ेगा? हम लोग जो खरीद रहे हैं क्रेता पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, ये जो बिक्री कर होता है, ठीक है। मॉडरेट अथवा संशोधित मूल्य वर्धित कर, वैट का संबंध उत्पादन कर से है। वैट जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। ये सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। देखिए सेवा कर क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है और चेलैया समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा समिति का नाम भी। कब लागू किया था ये भी याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम जो है मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लगाने वाला राज्य कौन है? हरियाणा। हरियाणा में 2003 में वैट लागू हुआ था, सबसे पहले हरियाणा में, ठीक है। जबकि सबसे लास्ट में आपका उत्तर प्रदेश 2008 में लागू हुआ था। आपका वैट जो लागू हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट में।
आयकर जो है मुख्यतः व्यक्तिगत कर पर लगाए जाने वाला कर है। व्यक्तिगत आय पर लगता है क्या? आयकर लगता है, इनकम टैक्स लगता है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है, ठीक है। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाए जाने वाला कर होता है, सीमा शुल्क जो लगता है। और उत्पाद शुल्क जो है आपका देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार उत्पाद शुल्क एक वस्तु कर होता है, ठीक है। उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेल टैक्स, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स आदि अप्रत्यक्ष कर हैं ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। आयकर जो है इनकम टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स और संपत्ति कर यानी कि वेल्थ टैक्स आदि ये सब डायरेक्ट टैक्स है ये सब, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट है ये सब। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि FRBA में 2003 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी है। ये शराब पर उत्पादन कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है ये सब। सीमा शुल्क निगम कर से प्राप्त आय संघीय सरकार से संबंधित है ये सब। ट्रांजैक्शन शुल्क जो हवाई यात्रा से संबंधित है ये। सेनवेट का संबंध किससे है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है सेनवेट का संबंध। वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष देख लीजिए। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NKP साल्वे हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष KC पंत हैं। 11वें आयोग के अध्यक्ष AM खुसरो हैं। 12वें आयोग के अध्यक्ष C रंगराजन है। 13वां आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में है अरविंद पनगड़िया हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट का समावेश वर्ष 1996-97 में किया गया था। चेलैया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है चेलैया समिति। मनोरंजन कर जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है, ठीक है। मनोरंजन कर जो है, देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि मनोरंजन कर कौन लगाता है तो ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, लगाया और वसूला जाता है मनोरंजन कर। केंद्र सरकार नहीं लगाती है। कंपनी कर वह कर है जो कंपनी की आय पर लगता है। भारतीय संसद द्वारा अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली में एक बड़ा सुधार करते हुए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। 101वां संविधान संशोधन जो है कर प्रणाली से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्तमान जो है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर GST का प्रावधान करता है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर GST प्रभावी हो गया। 1 जुलाई 2017 से GST जो है पूरे देश में लागू की गई। ये GST एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है GST, ठीक है, याद रखिएगा, जो वर्तमान में अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित करता है। GST में शामिल कर देख लीजिए। केंद्रीय कर में आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर। और राज्य कर के अंतर्गत आता है राज्य मूल्य संवर्धन कर यानी कि वेट या बिक्री कर, मनोरंजन कर। स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर, ये सब हो गया आपका राज्य कर के अंतर्गत। ये सब कर आते हैं जितने भी आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। ये भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI एक NBFC के रूप में कार्य करता है। IFCI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को हुई थी, ठीक है। भारत औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में की गई थी। सेंसेक्स, BSE तथा निफ्टी जो है शेयर बाजार से संबंधित। देखिए, सेंसेक्स, BSE और निफ्टी अगर पूछेगा किससे संबंध है तो शेयर बाजार से संबंधित है ये सब टर्म्स। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो है आपका भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली आपका सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड जो है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना की पूछा जाए, नाबार्ड की स्थापना पूछेगा तो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मुख्यालय नाबार्ड का कहाँ है? मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी अगस्त 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई नाबार्ड है, ठीक है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। देखिए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, ये लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा सिडबी का मुख्यालय। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली के प्रचलन में आई थी 1957 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। निक्की जो है ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। ठीक है, टोक्यो कहाँ का है, नहीं ये निक्की कहाँ का है, टोक्यो का है, याद रखिएगा टोक्यो ये स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। बीएसई जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में स्थापना हुई थी बीएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। ये सबसे पुराना है, एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बम्बई शेयर बाजार बीएसई दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की वर्तमान जो प्रचलित माप जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसको बोला जाता है। A.W. फिलिप्स ने स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया है। ठीक है, IDBI निजी क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, SBI जो है से। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन जो है अरुंधति भट्टाचार्य थी। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है SBI के, तो श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। इन्होंने दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे, दिनेश कुमार खारा थे। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। भारत का निजी क्षेत्र का बैंक जो है आपका प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने शंघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। ठीक है, और सरकारी बैंक पूछेगा सबसे पहले शाखा कौन, SBI ने खोली थी, कहाँ, चीन में। इनसाइडर जो ट्रेडिंग होते हैं शेयर बाजार से संबंधित है, यह अवैध कार्य माना गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को बोलते हैं अवैध कार्य। RBI द्वारा वर्ष 1969 में लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो है क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है, खास करके संस्थागत अनुभवी निवेशकों द्वारा नियंत्रित पूंजी के लिए किया जाता है स्मार्ट मनी का यूज। प्लास्टिक मनी मतलब कि आपका प्लास्टिक मनी जो है नगद कैश या फिर मनी का एक विकल्प है, मुद्रा का एक ऑप्शन है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ATM, ये सब क्या है, ये सब प्लास्टिक मनी है, याद रखिएगा। मुद्रा निर्गमन जो है RBI के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय यानी कि विश्वसनीय जो ग्राहक होते हैं उनको ऋण देती है। इस दर पर 10 फरवरी 2011 में प्रारंभ स्वाभिमान कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। अब देख लीजिए बैंक और उसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। अग्रणी बैंक योजना 1969 में स्थापित हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए M3 होता क्या है। देखिए M3 का मतलब है आपका जनता के पास करेंसी या मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा प्लस बैंकों के पास समय या ये सावधि जमा, ऐसा यहाँ पर ये सब ऐड करने पर क्या M3 प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों M3 देखिए M1 होता है, M2 होता है और M3 ये सब होता है। देखिए ये सब क्या बताता है, मुद्रा आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई के विभिन्न ये सब मेजरमेंट है, माप है ये सब। ठीक है, M1 M2 M3, तो ये M3 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखिए M1 अगर पूछेगा आपसे, एक और क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, सबसे जो है आपका सबसे तरल नगद कौन सी है, तो M1 जो है सबसे तरल मुद्रा है, सबसे तरल, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा M1 में है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे M1 के बाद M2 आएंगे तो वैसे वैसे क्या होता है, तरलता घटती जाती है। M2 के बाद M3 है तो और तरलता यहाँ पर घटती जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों M3 के बारे में एक और बात जान लीजिए आप लोग। M3 जो है सबसे विस्तृत मुद्रा है, ब्रॉड मनी है M3। ठीक है, और सबसे तरल M1 है, याद रखिएगा, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा M1 में है। M1 मतलब ही होता है आपके पास जो पैसा वगैरह हो गया, ठीक है, जो आपके पास अभी वर्तमान में कितना पैसा है, ठीक है, और अकाउंट में कितना जमा है बैंक में और RBI के पास जमा, ये सब M1 के अंतर्गत जो है शामिल होता है। M1 मतलब देखिए आपके पास पैसा रहेगा तो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। तरलता
मतलब तरलता मतलब कितना जल्दी आप उसको खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। पैसा रहेगा तो जाहिर सी बात है जितना उतना ही तरल रहेगा, मतलब उतना जल्दी लिक्विडिटी रहेगी उतना जल्दी आपका खर्च हो जाएगा। M1 सबसे तरल मुद्रा यहाँ पर होती है, ठीक है। और M2 जो है उससे कम, M1 से कम तरल है M2, और M3 जो है और कम तरल है। सबसे विस्तृत मुद्रा M3 बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉड मनी। अब देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए, मतलब कम समय के लिए उधार देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, ठीक है। आरबीआई जब उधार देती है वाणिज्यिक बैंकों को, आप जिस दर पर, उसको रेपो दर कहते हैं, ठीक है। जबकि इस प्रक्रिया का विलोम जो होता है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। यानी कि आरबीआई मतलब कुछ बैंकों से जब जमा कराती है, लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर। वो उल्टा हो जाता है यहाँ पर, जस्ट अपोजिट इसको बोला जाता है, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। और आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जो आपका उधार देता है आरबीआई कम समय के लिए, उसको रेपो दर कहते हैं, जिस दर पर देता है, ठीक है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई जो है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक साख नियंत्रण उपायों का प्रयोग करता है आरबीआई। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, याद रखिएगा डेट और ईयर को। दूसरी बार कुल 6 बैंकों का कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। तो सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षों में बैंकों का आपस में विलय किया गया है, ठीक है, मर्ज कर दिया गया कई बैंकों को आपस में। बैंकों के आपसी विलय की सूची देख लीजिए कौन कौन सा है। ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में किया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज विलय कर दिया गया है, ठीक है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इस बैंक का विलय कर दिया गया है। देना बैंक विजया बैंक का विलय किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया विलय। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, भारतीय महिला बैंक, ये सब का विलय कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में विलय कर दिया गया। इन सब बैंकों को मिला दिया गया, एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब नोट देख लीजिए, विलय जो है 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। और विलय देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्टार दिख रहा है आपको, ये स्टार जिस बैंक के सामने है उसका विलय 1 अप्रैल 2020 से हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। किनका है देख लीजिए। एक पंजाब नेशनल वाले का स्टार यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, एक इसका है, एक आपका इसमें यहाँ पर दिया हुआ स्टार। ये सबका 2020 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से। और ये हैज़ का जो साइन दिया हुआ है, हैज़ का साइन किस में दिख रहा है आपको, हैज़ का साइन तो यहाँ दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में। तो इसका कब किया गया, हैज़ के साइन वाले को 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है, ठीक है, ये वाला। और अगर हम देखें एट द रेट जो है इसका विलय, एट द रेट कहाँ दिया है, ऐसा सिंबल एट द रेट दिया है यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले में, ठीक है, यहाँ में दिया है। तो इसका विलय कब से, 1 अप्रैल 2019 से इसका भी प्रभावी है, ठीक है। इन सब का डेट भी दिया है। देखिए वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। मुद्रास्फीति जो है ऋणी वर्ग को लाभ और बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। जो मुद्रास्फीति, जो मनी इन्फ्लेशन की जो स्थिति होती है, देखिए भारत में सिक्के ढालने का अधिकार एकमात्र किसको है, भारत सरकार को है। काली मुद्रा का मतलब क्या होता है, ऐसी मुद्रा जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है, उसको ब्लैक मनी बोला जाता है, काली मुद्रा, ठीक है, ब्लैक मनी। अब देख लेते हैं बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। इराक का दिनार है। इटली की मुद्रा लीरा है, जो कि वर्तमान में यूरो है, ठीक है। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। ईरान की मुद्रा रियाल है। चीन की मुद्रा युआन है, यानी कि रेन मिनबी। जापान की मुद्रा एन है। भारत की मुद्रा रुपया है। तुर्की की मुद्रा तर्किश लीरा है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी, याद रखिएगा। कुल ये शब्द जो है बुल और बियर का संबंध किससे है, ये शेयर बाजार से संबंधित है, बुल और बियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के शेयर बाजार के कार्य को सेबी जो है नियंत्रित करती है, ठीक है, सेबी नियंत्रण करती है शेयर बाजार को। भारतीय रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था, ठीक है। मौद्रिक नीति का निर्माण जो है आपका भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी करती है।
सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1956 में हुई थी। ठीक है। एस्चुअरीज शब्द जो है किससे संबंधित है? बीमा से संबंधित है। ये पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 से 56 की होती थी, जो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का कार्य था, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना पर याद रखिएगा भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। ठीक है, औद्योगिक विकास पर। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66 के दौरान थी ये, इसमें आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था तीसरी योजना में, याद रखिएगा। और अगर 1966 टू 69 के काल में योजना अवकाश का काल कहा जाता है, प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी गई 1966 टू 69 के काल को, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1969 टू 74 तक चली थी। इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 टू 79 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 टू 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व हो गई थी, 1 वर्ष पहले ही हो गई थी, मतलब 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। आपका ये पांचवी योजना जो थी, याद रखिएगा। कौन सी योजना अगर पूछेगा कि 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी, तो पांचवी योजना पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 का केंद्र बिंदु क्या था? तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास करना, इसका उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और 12वीं योजना का मुख्य बिंदु जो है आपका GDP दर जो है 8%, यानी कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% रखेगी, तो और GDP वृद्धि दर 8% रखेगी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत द्वारा पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है 2001 अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। ठीक है। HDR 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2023 के 1993 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है आपका 130वां स्थान है। ठीक है। और रैंक ये जो स्कोर मिला है भारत को 685 HDI मूल्य के साथ 130वां स्थान है भारत का 193 देशों में 2023 के सूचकांक के अनुसार, मानव विकास सूचकांक। ठीक है। HDR 2023-24 के अनुसार प्रथम स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है। ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद नॉर्वे का नंबर आता है दूसरे पर, और आइसलैंड तीसरे स्थान पर, और अंतिम स्थान पर सोमालिया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना गया। भारत में छिपी हुई यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। देखिए कि ये कृषि क्षेत्र जो है आपका खेत वगैरह में काम करते हैं। देखिए जहाँ ज़रूरत होती है, मान लीजिए कि वहाँ ज़रूरत है मात्र 2 से 4 लोग का, वहाँ काम कर रहे हैं खेत में आपका 8 से 10 लोग, 10 से 12 लोग, ये सब आपका छिपी हुई बेरोजगारी यहाँ पर है। ठीक है। जितने लोग की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग लगे हैं, उसको आपका छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। ज़्यादातर ये सब खेतों में देखने को मिलता है ऐसा बेरोजगारी का स्तर। कौशल विकास पहल योजना मई 2007 में शुरू की गई थी। ये भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल है। देखिए भारत निर्माण में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया गया, ये तत्व आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। वहाँ पूछ लिया जाता है कौन से को नहीं शामिल किया गया, ऑप्शन दे देगा या शामिल किया गया, ऐसा यहाँ पर आपको इसको अच्छे से देख लेना होगा। तमिलनाडु ने सबसे पहले 1 रुपये में 1 किलोग्राम चावल योजना शुरू की थी तमिलनाडु ने। संगम योजना जो है 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई थी। संकल्प परियोजना जो है HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। संकल्प परियोजना 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में इस योजना को DAY NRLM में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। अब देख लीजिए योजना और उसका प्रारंभ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है 2001 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। देखिए पुरानी योजना से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पुरानी योजना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2000 में शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो अभियान है ये शुरू किया गया था 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा जो है 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया है। इसे 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया था मनरेगा को, ठीक है। नरेगा इसका पुराना नाम था। अब देखिए 2 अक्टूबर 2009 को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा का जो है आपका नाम रखकर नया नाम क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा किए जाने की घोषणा की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। देखिए मनरेगा से संबंधित एक प्रश्न यहाँ आपका पक्का पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कब मनरेगा का नाम बदल, नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, ठीक है। कब शुरू हुआ था योजना ये, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो है SK डे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज हैदराबाद में स्थित है ये। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 में शुरू की गई थी। बाद में इस योजना ने जन श्री बीमा योजना को भी शामिल कर लिया गया था। देखिए इस योजना में बाद में जन श्री बीमा योजना को भी शामिल कर लिया गया था, इसी योजना में, आम आदमी बीमा योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM जो है 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है NUHM जो है 1 मई 2013 से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो NHM एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को भी शामिल किया गया है। अम्ब्रेला कार्यक्रम कौन है आपका? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अगर पूछेगा अम्ब्रेला कार्यक्रम किससे संबंधित तो बताइए आप लोग। निर्मल भारत अभियान योजना का उद्देश्य है आपका देश में खुले में शौच का समापन करना, खुले में शौच मुक्त करना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI द्वारा प्रवर्तित आधार जो है आपका 12 अंक की विशेष पहचान नंबर है। आधार में आप लोग आधार कार्ड में देखते होंगे 12 अंक का आपका नंबर रहता होगा, ठीक है। सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में तेम्भली गांव से आधार परियोजना की शुरुआत पहली बार हुई थी। कहाँ? महाराष्ट्र से, याद रखिएगा, सितंबर 2010 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना को वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। पूर्व में जो है इससे पहले यह योजना जो है आपका राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। सितंबर 2015 में सतत विकास लक्ष्य की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई है। अवधि 2030 तक कर दी गई है। 2015 में जो आपका सतत विकास लक्ष्य की जो अवधि थी उसको बढ़ाकर वर्तमान में सहशताब्दी विकास लक्ष्य जो है आपका MDG का स्थान जो है सतत विकास लक्ष्य SDG ने ले लिया है। सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण जो सहयोग कार्यक्रम है 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है। मध्यम भोजन जो है आपका मिड डे मील जो योजना है, वर्तमान नाम इसका क्या है? PM पोषण योजना इसका नाम अब कर दिया गया है, मिड डे मील योजना का नाम, ठीक है। इस योजना जो कि आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम था, भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को की गई थी। विजन 2020 फॉर इंडिया जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है ये विजन 2020 फॉर इंडिया जो है, ठीक है। पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज यानी कि पूरा की अवधारणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। इस आपका अवधारणा को पूरा नाम का, ठीक है। पूरा का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। भारतवर्ष में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। एंड्रागॉगी पौड़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है, ठीक है। एंड्रागॉगी जो है आपका ये पौड़ शिक्षा का दूसरा नाम है, ठीक है। 24 नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिए नई कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है रोशनी नाम का कार्यक्रम को है शुरू किया गया था नक्सल प्रभावित जिलों में। 24 नक्सल प्रभावित जिलों में रोशनी नाम का कार्यक्रम को, ठीक है। तरुण भारत संघ जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 को किया गया। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय युवा नीति 2021 लाया गया। कब लाया गया? अप्रैल 2022 में लाया गया, ठीक है। नालंदा परियोजना जो है अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है, ठीक है। शिक्षण संस्थानों से संबंध है नालंदा परियोजना का, अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है नालंदा परियोजना। इसका
जो शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2014 को किया गया था। नालंदा परियोजना की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई थी। बालिका शिशु के लिए धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है 1994 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन जो है आपका 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। एनडीसी का गठन को लेकर पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 से, और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आ गया है नीति आयोग। ठीक है, इसमें आपका वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के सुमन के बेरी हैं। ठीक है, नीति का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BL मिन्हास हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे? अवसंरचना विकास से है। ठीक है, भारत निर्माण योजना का संबंध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। ये स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। कपाट का संबंध किससे? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये नारा अर्थशास्त्री रेगनर नरकसे की पुस्तक जो है आपका प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, रेगनर नरकसे की। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ रहा है, जो 39.93% यहाँ पर गरीबी रही छत्तीसगढ़ में। ठीक है, केंद्रीय बजट 2014-15 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 जारी की गई। इस विदेशी व्यापार नीति की अवधि का विस्तार जो है सरकार द्वारा कई चरणों में करते हुए मार्च 2023 तक किया गया। 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। ठीक है, सेवाओं का निर्यात जो होता है अदृश्य निर्यात कहते हैं। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देखिए फेमा जो है आपका, फेमा के स्थान पर फेरा, दोस्तों फेमा के स्थान पर फेरा जो है 2002 में लागू हुआ था पूरी तरीके से। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में वर्ष 1982 में हुआ था। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि आयात जो है आपका महंगे हो जाते हैं और निर्यात क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, जहां मांग से अधिक पूर्ति होती है वह क्रेता का बाजार कहलाता है। देखिए, मांग से अधिक, जहां पर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होता है, वो क्रेता बाजार कहलाता है। ठीक है, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी 1996 में। कल्चर मोती का उत्पादन जो है जापान का महत्वपूर्ण ये कुटीर उद्योग है, कल्चर मोती। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक ये प्रकाशन है। ठीक है, अब देखिए विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। ठीक है, ये विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी वगैरह जो हुई थी उसको बोलते हैं। ठीक है, विमुद्रीकरण से आशय किसी देश की मुद्रा का सरकार द्वारा अवैध घोषित किया जाना है। ठीक है, जैसे कि 1000 रुपये के नोट को हटा दिया गया था, 1000-2000 रुपये के नोट को, ठीक है, बंद कर दिया गया था, नोटबंदी। जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन कहते हैं इसको। सरकार की नोट वापस लेने की शक्ति देखा जाए तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के गजट में अधिसूचना जारी कर किसी भी सीरीज एवं मूल्य वर्ग के नोट को आपका वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर के रूप में निरस्त कर सकती है। इसी के अनुसार आपका रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुझाव पर केंद्र सरकार किसी भी मूल्य के नोट के जारी होने पर रोक लगा सकती है। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद जून 2017 के अंत तक आरबीआई को 500 और 1000 के नोट जो हैं आपका 98.96% तथा अगस्त 2018 में बढ़कर 99.3% नोट जो है आपका प्राप्त हुए थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। ठीक है,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, आरबीआई ने, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। विमुद्रीकरण के पश्चात जो है मुद्रा अपना अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। देखिए नोटबंदी, नोट बंद हो जाएगा तो उसका तो यूज़ होगा ही नहीं फिर, ठीक है। वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। 1996 में भी आपका विमुद्रीकरण हुआ था। 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि को भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित किया गया था। कब? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी मध्य रात्रि को, 500 और 1000 के नोट को, ठीक है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट के विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? श्री अरुण जेटली थे। ये भी पूछा गया ये सब प्रश्न। 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जो है आपका बैंक व डाकघर खातों में जमा किए जाने का प्रावधान था। कब तक? 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक था। इससे पूर्व में भी वर्ष 1946 तथा वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था। नोटबंदी 1946 और 1978 में हुई थी, फिर 2016 में हुई। कुल मिलाकर मतलब 3 बार नोटबंदी हो चुकी है अब तक, ठीक है। मतलब आज़ादी के बाद तो 2 बार बोल सकते हैं हम लोग, हैं, लेकिन 1946, 78 और 2016 आज़ादी के बाद, लेकिन 2 बार। कब कब? 1978 और 2016, जिसके तहत 1, 5 तथा 10,000 रुपये के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 1946 और 1978 के दौरान जो नोटबंदी हुई थी, ठीक है, उस समय। भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई है, 1978 और 2016 में, ठीक है। अवैध घोषित करने की तारीख जो है 8 नवंबर 2016 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जो तरलता नगद मुद्रा में लगभग 86% की हिस्सेदारी यानी कि 1000 एवं 500 रुपये के नोट की थी। 86% 1000 और 500 रुपये का नोट था उस समय, ठीक है, 2016 में जब नोटबंदी हुआ उस समय। 8 नवंबर 2016 तक नोटबंदी के दिन तक अर्थव्यवस्था में 17,165 मिलियन नोट्स यानी कि 500 रुपये के तथा 6,858 मिलियन नोट जो 1000 रुपये के थे, ठीक है। ये पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है बहुत। वर्ष 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट जो है आपको प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कब थी? 30 दिसंबर 2016 थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? काले धन यानी कि ब्लैक मनी की जमाखोरी को रोकना, ये भी प्रश्न पूछा गया। जाली नोट के कारोबार पर रोक लगाना, डिजिटल माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया में वृद्धि, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, नशे के कारोबार तथा अवैध तस्करी पर रोक लगाना, आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए अवैध लेन देन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी की प्रक्रिया जो है की जाती है, ठीक है, विमुद्रीकरण किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर, देखिए जीएसटी देख लीजिए। भारत में जीएसटी के जनक जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा से चुना गया है। वर्ष 1954 में टैक्स की चोरी रोकने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया? फ्रांस ने लागू किया था 1954 में, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स पर गठित केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का सुझाव दिया था। किस कमेटी ने? केलकर समिति ने दिया था, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के लिए जो कि समिति गठित की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। सर्वप्रथम वित्त वर्ष 2006 से 7 के बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। ये भी प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है बहुत। यह संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों के संरक्षण में भी सहायक होता है। ये जीएसटी जो है विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है ये, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर नहीं लगाता है जीएसटी जो होता है, ठीक है। भारतीय संघीय ढांचे में दृष्टिगत जीएसटी के 2 घटक कौन से हैं? केंद्रीय जीएसटी यानी कि सीजीएसटी और राज्य जीएसटी यानी कि एसजीएसटी, इसको राज्य जीएसटी बोलते हैं। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र सीजीएसटी लगाएगा और कर संग्रह करेगा, जबकि राज्य अपने राज्य के भीतर सभी कारोबार एवं
कारोबार सभी कारोबार पर क्या लगाएगा, CGST लगाने और उसका संग्रहण करते हैं, ठीक है, लगाते हैं और कलेक्ट करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A(1) यानी 1 के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST लगाया जाता है। अनुच्छेद याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर GST के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, SGST होता है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि IGST। अतः QGST और GST का एक प्रकार नहीं है। QGST अगर पूछेगा आपका कि GST का प्रकार कौन सा, ऑप्शन दे देगा ये सब आपको, तो क्या बताइएगा? QGST जो है GST का प्रकार नहीं है, बाकी ये सब है GST के प्रकार, ठीक है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST, CGST एवं SGST के योग के लगभग बराबर होता है, ठीक है। IGST को केंद्र सरकार लगाती है और संग्रहित करती है तथा इसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। मौजूदा स्वरूप में GST के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अति आवश्यक वस्तुओं को कर से छूट प्रदान की गई है। शेष वस्तुओं के समूहों को उनकी उपयोगिता के अनुसार 5%, 18% तथा 28% के कर स्लैब में रखा गया है। वर्तमान में भारत में GST जो है वस्तु एवं सेवा कर मॉडल के में संरचनाओं की संख्या 43 है। ये इस प्रकार है, मतलब 5% है, 18% है और 40% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न। भारत में मोबाइल पर GST दर कितना है? 18% है मोबाइल पर, याद रखिएगा। वाइट गुड्स जिनके अंतर्गत आपका वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल आदि को शामिल किया गया है, ये वाइट गुड्स होते हैं, ठीक है। ये सब पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर कितना है? 18% है। इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें अलग से GST के तहत मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर निश्चित की गई है। GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए HSN यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये भी। GST के वे प्रावधान जिनके कारण इसे पूर्व अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार माना जा सकता है, कौन कौन से कारण है देख लीजिए। करारोपण को श्रृंखलाविरुद्ध करना, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, आर्थिक न्याय के अनुरूप सहकारी संवाद का पोषण, अधिक सरल, तीव्र एवं दक्ष। GST के लाभ को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। देखा जाए सरकार को लाभ तो कर प्रशासन को सरल और आसान बनाएगा, कर प्रशासन की दक्षता एवं पारदर्शिता में वृद्धि होगी, कर रिसाव को रोकने में सहायक होगा, कर आधार एवं राजस्व में वृद्धि होगी। इससे उद्यमी को क्या लाभ होगा? तो कर अनुपालन आसान होगा, पंजीकरण, रिटर्न तथा भुगतान ऑनलाइन होगा। पूरे देश में एक कर प्रणाली व्यापार को आसान एवं तटस्थ बनाएगी। छिपी लागतों में कमी आएगी, मतलब करों पर कर की समाप्ति होगी। इससे एक समान कर प्रणाली से व्यापार एवं उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। बहुकर प्रणाली से मुक्ति मिलेगी, विनिर्माण लागत में कमी आएगी। और उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा? तो वस्तुओं की कीमत में कमी होगी, कर भाव में कमी तथा बचत में वृद्धि होगी, वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि होगी, सप्लाई में मतलब वृद्धि होगी, स्फीतिक दबाव से संरक्षण होगा, इन्फ्लेशन दबाव से, ठीक है। अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा इससे? एकीकृत बाजार में रूपांतरण होगा, विदेशी निवेश तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आएगी, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, कर वितरण में केंद्र राज्य संबंधों में पारदर्शिता आएगी, संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलेगी, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग तथा अन्य रैंकिंगों में सुधार की संभावना होगी, कारोबारी समावेशन को बल तथा स्थिर विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 देख लीजिए क्या है ये। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पूर्व में लागू अप्रत्यक्ष करने यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। यह आपका संशोधन 101वां जो संशोधन है, ठीक है। 8 सितंबर 2016 को संविधान मतलब 122वां संशोधन विधेयक 2014 जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत संविधान ये 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ। ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। यह विधेयक 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा 6 मई 2015 को पारित कर दिया गया था। लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा द्वारा कुछ संशोधनों के साथ 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था राज्यसभा में, ठीक है। संशोधन विधेयक को लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पुनः पारित किया गया था। चूंकि यह विधेयक संघ तथा राज्य दोनों से संबंधित था, अतः इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की और हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट है ये, कब? 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय GST को राष्ट्रपति ने आपका सहमति प्रदान किया और साइन किए थे। असम GST को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य था। असम जो था GST को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य था। पूछेगा तो कौन था? असम था।
इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के भाग जो है आपका 11 अनुच्छेद 248, 249 और 250, भाग 12 अनुच्छेद 268, 269, 270, 271 तथा 286, भाग 19 का अनुच्छेद 266, भाग 20 का अनुच्छेद 368 तथा 6वीं एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस संशोधन के तहत संविधान के 3 अनुच्छेद 246 से 269 ए तथा 279 ए जोड़े गए, जबकि अनुच्छेद 268 ए को समाप्त कर दिया गया है। पूछा गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। अब जीएसटी में शामिल कर कौन कौन सा, ये देख लीजिए। केंद्रीय कर की बात करें तो केंद्रीय कर में आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क हो गया, और अधिभार एवं उपकर। और राज्य कर में देखें तो राज्य मूल्य संवर्धन कर यानी कि वैट या बिक्री कर, मनोरंजन कर यानी कि स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर, और केंद्रीय बिक्री कर यानी कि केंद्र सरकार केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित, चुंगी और प्रवेश कर और क्रय कर, विलासिता कर हो गया, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर, अधिभार एवं उपकर। जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई वस्तुएं देख लीजिए कौन कौन सी। मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर, 5 पेट्रो उत्पादों जैसे कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। जीएसटी परिषद इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की तिथि की सिफारिश करेगी। अब जीएसटी परिषद की बात करें तो संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के अनुच्छेद 279 ए जोड़कर वस्तु एवं के सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटीसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित कर दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है किसको जोड़ा गया है, 279 ए को जोड़ा गया था। ठीक है, इसका सचिवालय जो है कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी संरचना तथा कार्य क्या है, निम्नलिखित है, देख लीजिए। संरचना क्या है, अध्यक्ष होंगे आपका केंद्रीय वित्त मंत्री, इसके अध्यक्ष होंगे, और उपाध्यक्ष कौन होंगे, सदस्यों में से ही कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। सदस्य जो है आपका केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, राजस्व या वित्त प्रभार, राज्यों के वित्त या फिर कर मंत्री या वे जिन्हें राज्य नामित करे। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है आपका जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछे बहुत ही बड़े प्रश्न है। भारत सरकार के सचिव जो है आपका राजस्व जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होंगे। वर्तमान में श्री संजय मल्होत्रा जो है आपका जनवरी 2021 में इसके सचिव हैं। ठीक है, जनवरी 2021 से, याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। अध्यक्ष जो आपका केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को जीएसटी परिषद के अस्थायी आमंत्रित सदस्य गैर मतदान के रूप में शामिल किया गया है। जीएसटी परिषद में अपर सचिव तथा एक पद तथा 4 जो कमिश्नर के पदों का भी सृजन किया गया जीएसटी परिषद में। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं तथा इनकी अध्यक्षता जो है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। कितने सदस्य हैं, 33 हैं, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में श्री पंकज कुमार सिंह को अपर सचिव नियुक्त किया गया है। कौन है वर्तमान में, पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। अमिताभ बच्चन को, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है 2024 एग्जाम में। दोस्तों इसी के साथ ही आपकी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ भी आप लोग इसका डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।